अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन में सब किंगडम यूमेटाज़ोआ डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंपली मीटाज़ोआ भी कहते हैं। अच्छा, यूमेटाज़ोआ जो है इस सब किंगडम को हम दो ग्रेड्स में तकसीम करते हैं। एक को हम ग्रेड रेडिएटा कहते हैं और दूसरा जो होता है वो हमारे साथ ग्रेड बाइलेट्रिया होता है। ग्रेड रेडिएटा जो है इसमें वो ऑर्गेनिज़म इंक्लूडेड है जिनकी बॉडी शेप या स्ट्रक्चर जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है, यानी वो उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल होती है और उनकी बॉडी को हम एक से ज़्यादा प्लेन्स में इक्वल हाफ्स में तकसीम कर सकते हैं। जिस तरह ये डायग्राम से आपको क्लियर है कि ये एक लेट्स सपोज़ ये एक बैक्टीरिया है, राउंड शेप जो है इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह राउंडेड है, तो इसको हम मैनी प्लेन्स पर एक लाइन है, एक कट हम लगा रहे हैं और वो कट जो है इसके सेंटर से गुज़र रही है और दोनों जो इनके मतलब पूरे डायमीटर से होते हुए और सेंटर को ये क्रॉस कर रही है। तो इस प्लेन से हम अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड पे एक इक्वल हाफ आएगा और इस साइड पे इक्वल हाफ आएगा, तो ये हमारे साथ रेडियल सिमेट्री हो गया। अब इस प्लेन के अलावा ये भी एक ऐसा प्लेन है कि जो इसको इक्वल हाफ में तकसीम कर रहा है, ये वाला भी इस तरह है, ये वाला भी इस तरह है, मतलब देयर आर मेनी प्लेन्स विच कैन डिवाइड दिस स्ट्रक्चर दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। इस तरह ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सी स्टार है हमारे साथ, तो ये जो है ये भी हम रेडियल सिमेट्री के ज़रिए से जो है वो इक्वल हाफ्स में हम तकसीम कर सकते हैं। एट मैनी पॉइंट्स एट मैनी प्लेन्स हम इसको जो है इक्वल हाफ्स में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन ये हम ग्रेड रेडिएटा में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इनका जो लार्वल फॉर्म होता है, लार्वी इनकी होती है, लाइफ जो स्टेज होती है इनिशियल टाइम में, तो ये बायलैटरल सिमेट्री इनकी लार्वा होती है, लिहाजा ये जो है ग्रेड रेडिएटा में इंक्लूड नहीं करते बहुत से साइंटिस्ट। अच्छा, ये जो इंसेक्ट है ये हमारे साथ जो है एक ऑर्गेनिज्म है बटरफ्लाई है, तो ये जो है बायलैटरल सिमेट्री है क्योंकि इनकी जो शेप है, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक ही प्लेन ऐसा प्लेन है, बॉडी का जो दरमियान मिड है इसका, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो जिसको एक राइट और लेफ़्ट साइड में तकसीम कर रहा है और दो इक्वल हाफ्स में सिर्फ इस प्लेन से इसको तकसीम किया जा सकता है। तो ये बायलैटरल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म है और अगर यहाँ से हम कट लगाएंगे तो एक साइड पे हेड आएगा, दूसरी साइड पे टेल आएगा, तो ये इक्वल हाफ्स नहीं हो गए, लिहाजा इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं हम। जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग भी सिर्फ अगर हम नोज़ के पॉइंट पर इस तरह एक लाइन या कट लगाए तो ये बायलैटरल सिमेट्री हो सकता है, दो इक्वल हाफ में तकसीम हो सकता है। इसके अलावा नोज़ के अलावा कोई भी इस तरह प्लेन नहीं है जो हमारे ह्यूमन के बॉडी को इक्वल हाफ्स में तकसीम कर सके। इस तरह ये जो फ्लाई है, इंसेक्ट है, ये भी बायलैटरल सिमेट्री है। और ये जो ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है अम्ब्रेला शेप, ये जो है ये जेलीफिश है और ये भी ग्रेड रेडिएटा में इंक्लूडेड है और ये जो है ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री, इसकी बॉडी रेडियल सिमेट्री है। तो ये रेडियल सिमेट्री हो गया, ये हमारे साथ रेडियल सिमेट्री हो गया और ये रेडियल सिमेट्री है, लेकिन ये चूँकि लाइफ के एडल्ट फॉर्म में या एक लाइफ के एक ख़ास स्टेज में जो है रेडियल सिमेट्री इख्तियार करता है, लिहाजा इसको हम या ज़्यादा साइंटिस्ट जो है इसको रेडियल सिमेट्री तो है इनका, लेकिन ग्रेड रेडिएटा में शुमार नहीं करते। तो बुनियादी टॉपिक जो हमारा है वो ग्रेड रेडिएटा पर मुश्तमिल है और ग्रेड रेडिएटा में सिर्फ एक ही फाइलम जो है इंक्लूडेड है और उसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। सी इसमें साइलेंट है, नाइडेरिया इनको कहा जाता है। तो नाइडेरिया के एग्जाम्पल में जो है ये जेलीफिश और दूसरे हमारे साथ ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, पाइसेला वगैरह इसमें इंक्लूडेड है, जो कि आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा इस वर्ड को अगर हम देख ले तो ये दो ग्रीक अल्फाज पर मुश्तमिल है, वहाँ से जो है ग्रीक या यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज से ये लफ्ज़ निकला है। कोलियोस जिसका माना है हालो और एंट्रॉन जिसका माना है इंटेस्टाइन।
तो हॉलो इंटेस्टाइन यानी इनकी बॉडी जो होती है हॉलो ट्यूब या हॉलो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप की होती है इनकी, लिहाजा इनको सिलेंट्रेट ये जो है ये नाम इसका पड़ गया है। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक मेरीन हैबिटेट एनिमल्स। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ज़्यादातर पानी या समंदर के पानी में जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। दे एक्सहिबिट अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके बॉडी में जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल तक है। सेल्स होते हैं और टिश्यू जो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनमें हुई होती है और मतलब इनमें टिश्यू जो है वो डिवेलप्ड हो गई है। इससे पहले जो है जो फाइलम था जिसमें हमने जो है फोरेफरा डिस्कस किया था, तो उसमें जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसमें ये जो है उससे उन ऑर्गेनिज्म से जो है ये एक लेवल एडवांस हो गए हैं। द माउथ इज़ सराउंडेड बाय थिन एंड शॉर्ट टेंटिकल्स। इनकी जो माउथ होती है इसके करीब करीब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। इसके अलावा टेंटिकल्स कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूडोसाइड्स। टेंटिकल जो होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिए देख लें तो हमको न्यूडोसाइड्स एक स्पेशल सेल्स जो है नज़र आएंगे। और इन सेल्स का क्या काम होता है, इनके अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं स्टिंगिंग ऑर्गेनील्स होते हैं और वो जो है ऑर्गेनील्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है। वो जो है ये ऑर्गेनील्स जो होते हैं इनका नाम नेमाटोसिस्ट है जो न्यूडोसाइड्स के अंदर होते हैं। और ये नेमाटोसिस्ट जो है ये डायग्राम अभी आगे आएगा। तो ये जो है ये जो सिलेंट्रेट है अपना शिकार करने के लिए, शिकार को जो है पैरालाइज करने के लिए या जो है ख़ुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए ये जो है ये नेमाटोसिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनील्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है। अच्छा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या इनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, वो इनके टेंटिकल्स के साथ टच हो जाता है तो ये जो है ये टेंटिकल के साथ जैसे ही वो टच हो जाता है तो इट ट्रिगर्स द नेमाटोसिस। नेमाटोसिस को जो है वो एक इम्पल्स मिल जाती है, वो नेमाटोसिस जो है ट्रिगर हो जाता है और लिखते हैं कि एंड इट फायर्स, और ये फायर कर देता है। ये जो है अब न्यूडोसाइड से निकल कर जो है बाहर निकल जाता है। इसमें बार्ब होता है, एक शार्प स्पाइन सा होता है। एंड द बार्ब या स्पाइन जो होता है इट सिंक्स इनटू द प्रे। ये प्रे के अंदर जो है वो पेवस्त हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, डिलीवरिंग अ डोज ऑफ विनोम, और उसके अंदर जो है विनोम इंजेक्ट कर देता है। द प्रे जो है इनका जो शिकार होता है वो पैरालाइज हो जाता है, वक्ती तौर पर वो जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है इस तरह। एंड इट इज़ द प्रे इज़ ब्रॉट बाय द टेंटिकल्स टू द माउथ, और वो जो प्रे होता है वो टेंटिकल्स के ज़रिए से जो है वो करीब लाया जाता है। जिस तरह इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हाइड्रा है और हाइड्रा जो है ये एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स की, नाइडेरियन की। इनका स्ट्रक्चर है, ये इनकी बॉडी है और यहाँ पर जो है ये अटैच होता है टू द सॉइल, टू द बॉटम, टू द सी या रॉक्स। ये इनके टेंटिकल्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये रीजन जो है इनका माउथ है। अब ये इन टेंटिकल्स और इनके नीचे बॉडी में मुख्तलिफ रीजन्स पर ज़्यादातर टेंटिकल्स पर जो है क्या होता है इस तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं। ये अगर इनको हम क्रॉस सेक्शन इनका मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर दिखाया गया है तो इनमें क्या होते हैं, इनमें नेमाटोसिस्ट होते हैं। ये न्यूडोसाइड्स है, न्यूडोसाइड्स जो है यहाँ पर इसके वॉल्स में आपको नज़र आएंगे इस तरह। तो न्यूडोसाइड्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये हमारे साथ नेमाटोसिस्ट है। ये न्यूडोसाइड है और न्यूडोसाइड के इन अंदर जो है नेमाटोसिस्ट मौजूद है और नेमाटोसिस्ट के साथ इस तरह ये एक फिलामेंट मौजूद है। ये फिलामेंट जो है प्रे के इर्द गिर्द लिपट जाता है और वहाँ जो है वो सिंक भी हो जाता है, वहाँ पर जो है वो विनोम भी जो है इंजेक्ट कर देता है, तो वो प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाता है। फिर जो है ये जब प्रे पैरालाइज हो जाता है तो ये टेंटिकल जो होता है ये उस प्रे को, शिकार को, खुराक को माउथ के करीब ले आते हैं और ये इसको अपना खुराक बना लेते हैं। इस डायग्राम में भी आप जो है न्यूडोसाइड और नेमाटोसिस्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ये उनकी जो है बॉडी वॉल है, लेट्स सपोज, तो बॉडी वॉल के या टेंटिकल्स की जो सेल्स है वो मौजूद है। तो ये जो है न्यूडोसाइड सेल है जो टेंटिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूडोसाइड सेल्स यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस ट्रिगर के साथ इस तरह टच हो जाए तो ये नेमाटोसिस्ट जो है इस तरह ट्रिगर हो जाता है, ये फायर हो जाता है
और इनके जो स्पाइन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और ये फिलामेंट जो होते हैं ये भी दूर तक जो है वो प्रे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं, उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं और विनम जो है वो इनके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ये प्रे को पैरालाइज़ कर देते हैं और फिर टेंटिकल्स जो है उस पैरालाइज प्रे को माउथ के करीब ले आते हैं और उसको ये अपना खुराक बना लेते हैं। इसी तरह जो है कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस हाइड्रा या कोई दूसरा सिलेंट्रेट है उसको खुराक अपना बना रहा है, उसको शिकार कर रहा है, तो ये अपने प्रीडेटर से, शिकारी से इस नेमाटोसिस के ज़रिए ख़ुद को बचाते हैं। इसीलिए इनको ऑर्गेनील्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस कहा जाता है। Coelentrates are diploblastic animals in which the body is made of 2 layers of cells। सेलेंट्रेट्स जो होते हैं इनकी बॉडी की जो वॉल होती है, इस तरह ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, सेंटर में जो है बीच में हालो कैविटी है जिनको हम एंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। इनकी जो इर्द गिर्द दीवारें होती है तो दीवारें जो है वो 2 लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, 2 लेयर्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। एक आउटर साइड पर जो लेयर होती है इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और इन साइड पर जो लेयर होती है लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसके बाद जो है वो एंट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, तो उनको हम उन लेयर ऑफ सेल्स को हम एंडोडर्म कहते हैं। अच्छा, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो है एक नॉन सेलुलर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। इट इज़ अ नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल बिटवीन द 2 सेलुलर लेयर। 2 सेल्स के जो लेयर होते हैं, दीवारें होती है, उसके दरमियान में जो है इस तरह ये मेसोग्लिया मौजूद होता है। अच्छा, इन बॉडी लेयर्स के सेंटर जो है हालो जो कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा ये लिखते हैं द बॉडी इज़ रेडियली सिमेट्रिकली, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो बॉडी शेप होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है लिखते हैं कि सिलेंट्रेट्स और कार्निवोरस, इनकी न्यूट्रिशन, फूड, डाइजेशन वगैरह के बारे में इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। They feed on zooplanktons, crustacean, insect larvae and small fishes। zooplanktons जो है ऐसे ऑर्गेनिज़म को कहते हैं जो कि हमारे साथ एनिमल्स की तरह होते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं और वाटर बॉडी में जो है वो फ्लो करते हैं। तो ये जो है जूप्लांक्टन हो गए। क्रस्टेशियन जो है आर्थ्रोपोड की एक टाइप है। इसके अलावा इंसेक्ट्स लार्वी है, इंसेक्ट्स के जो लार्वी होती है, जो वर्म लाइक, इनकी जो यंग जुवेनाइल इंसेक्ट होते हैं, लार्वी होती है, इनको ये अपना खुराक बना सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल फिशेस जो है ये सिलेंट्रेट्स, इसको जो है स्मॉल फिशेस को जो है भी अपना खुराक बना लेते हैं। द डाइजेशन इज़ बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन जो ये करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ये जो है डाइजेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसको कहते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फूड इज़ टेकन इनटू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। फूड जो है टेंटिकल्स के ज़रिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है। तो फिर जो है पहले क्या स्टार्ट होगा, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसको कहते हैं कि जैसे ही खुराक जो है फूड के जो है एंट्रॉन के अंदर चला जाता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर चला जाता है, तो जो एंडोडर्म के सेल्स होते हैं वो उनमें जो है ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। एंजाइम जो है वो सिक्रीट हो जाते हैं इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और वो एंजाइम क्या करते हैं, वो फूड को जो है उसी कैविटी के अंदर ही जो है स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करते हैं या उसको जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। अच्छा, लिखते हैं द सेल्स लाइनिंग कैविटी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव प्रोसेस हुआ है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में फूड कन्वर्ट हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ है, तो वो एंडोडर्म के जो सेल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब फूड जो है वो सेल्स के अंदर, एंडोडर्म के सेल्स के अंदर फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन उनकी होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मज़ीद जो है वो बाकी जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं, जो आउटसाइड द बॉडी के सेल्स हैं, उनको भी डिफ्यूज़ किया जाता है ताकि उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो भी जो है अपने सेल्स को जो है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कर सके। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात हो गई। अच्छा, जो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैविटी होती है इनकी,
और जिसको हम एंट्रान या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, उसके अंदर होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और जो सेल्स के अंदर होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। सम सिलेंट्रेट्स फॉर एग्जांपल ओबिलिया एंड आर्डर सेफानोफोरा हैव फीडिंग जूइड्स कॉल्ड गैस्ट्रोजूइड्स। सिलेंट्रेट्स की कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि कॉलोनियल लाइफ में जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, कॉलोनियल लाइफ इनकी होती है, जिस तरह ओबिलिया, सेफानोफोरा, इस तरह और भी है। तो इनमें जो है इस तरह स्पेशल इंडिविजुअल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रोजूइड्स कहलाते हैं, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन के साथ होता है, न्यूट्रिशन के साथ होता है, फूड कलेक्शन के साथ होता है, और बाकी जो इंडिविजुअल होते हैं वो रिप्रोडक्शन वगैरह का काम करते हैं। और गैस्ट्रोजूइड्स जो होते हैं ये सिर्फ न्यूट्रिशन और फूड डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये जो है ये भी इनके डाइजेशन में जो है ये एक इनकी स्पेसिफिकेशन है कि गैस्ट्रोजूइड्स जो है इनमें पाए जाते हैं। सिलेंट्रेट्स में भी सीसाइल और मोटाइल, यानी सिलेंट्रेट्स जो है वो सीसाइल या स्टेशनरी भी हो सकते हैं, एक जगह पर बिल्कुल अटैच भी हो सकते हैं, और मोटाइल हरकत करने वाले भी हो सकते हैं। सीसाइल नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स जो होते हैं इनमें सी अनीमून जिस तरह ये है, हाइड्रा जिस तरह ये है, और ओबिलिया जिस तरह ये है, और इसके अलावा कोरल्स जो है ये भी हमारे साथ क्या है, ये 4 एग्जांपल जो है ये सीसाइल या स्टेशनरी नाइडेरियंस के हैं। इसके अलावा मोटाइल नाइडेरियंस में जेलीफिश, क्यूबोजोआ, बक्स जेलीज और पैसेलिया पिलाजिका, जिनको हम पुर्तगीज़ में नाफवार भी कहते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे साथ इंक्लूडेड है। तो ये जो मोटाइल ऑर्गेनिज़म है इनमें जेलीफिश है जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा ये बक्स जेलीज है इसके नीचे, और ये हमारे साथ पैसेलिया पिलाजिका है। तो ये हमारे साथ इनमें जो है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये फ्लोटिंग कर सकते हैं, ये वाटर बॉडी में जो है फ्लोट करते हैं, और ये मोटाइल है, मूवमेंट ये कर सकते हैं। इसके अलावा नाइडेरियन या सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट है। तो सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये वाटर को सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो वाटर से डिज़ॉल्व फॉर्म में, जो ऑक्सीजन होता है डिज़ॉल्व फॉर्म में, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है वो उससे एब्जॉर्ब करते हैं, डिफ्यूज़ इनके बॉडी के अंदर हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने बॉडी से डिफ्यूज़ करते हैं इन द वाटर बॉडी। कॉमन मूड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ एसेक्सुअल, आमतौर पर जो रिप्रोडक्शन होती है ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स में वो एसेक्सुअल है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कुछ स्पीशीज़ में कुछ ऑर्गेनिज़म जो है इनके ऐसे हैं सिलेंट्रेट्स के जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के ज़रिए, रीजनरेशन के ज़रिए और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हो सकता है। बर्डिंग जो है ये ऑर्गेनिज़म है उससे एक बर्ड निकल आता है और वो जो है ग्रो करना शुरू कर देता है, जिस तरह हाइड्रा वगैरह में ये हो सकता है। तो वो बर्ड जो है वो इनलार्ज होता है और डिटेच हो जाता है। रीजनरेशन ये है कि हाइड्रा का एक जो टेंटिकल्स है वो कट गया, तो वो जो है वो रीजनरेट कर सकता है ख़ुद को, या हाइड्रा को आपने इक्वल हाफ में तकसीम कर दिया, दरमियान से काट लिया, तो हाइड्रा जो है वो अपना लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, वो रीग्रोथ कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है, एक हाइड्रा को आप 4 टुकड़ों 10 टुकड़ों में तकसीम कर दें तो 10 के 10 टुकड़े जो है अपने लास्ट बॉडी पार्ट को जो है वो रीग्रो कर सकते हैं, और इसको हम फिर फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इज़ सीन ओनली इन अ फ्यू सिलेंट्रेट्स, कुछ सिलेंट्रेट्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, पाया गया है। मोस्टली सेक्सेस आर सेपरेट, जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद हो कुछ स्पीशीज़ में तो वो सेक्सेस उनमें फिर सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होंगे, जिनको हम मेडूसा कहते हैं। तो वो अलग जो है ऑर्गेनिज़म, एक मेडूसा जो है मेल होगा और एक मेडूसा फीमेल होगा। स्पर्म और एग्स जो है टेस्टिस और ओवरीज में जो है वो उनके अंदर जो है वो डेवलप होंगे, उनकी फार्मेशन जो है स्पर्म की फार्मेशन टेस्टिस में होगी और एग्स की फार्मेशन जो है ओवरीज के अंदर होगी, और फिर जो है स्पर्म और एग जो है उसकी फर्टिलाइजेशन का अमल उनके दरम्यान में होगा, और फिर जो है एक न्यू इंडिविजुअल हमारे साथ उसकी जनरेशन होगी।
पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये सेलेंट्रेट्स में पाया जाता है। द existence of a single species in more than 2 morphological form is called polymorphism। यानी ये जो सेलेंट्रेट्स होते हैं इनकी जो एक स्पीशी है तो उस स्पीशी के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल्स नज़र आएंगे, उनकी मार्फोलॉजी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगर एक ही स्पीशी के अंदर मौजूद है तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ज़ूइड्स। ये डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं इनको हम ज़ूइड्स कहते हैं। जिस तरह ऑलरेडी हमने एक स्लाइड्स में डिस्कस किया कि कुछ कॉलोनीज़ में जो है गैस्ट्रोज़ूइड्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है न्यूट्रिशन डाइजेशन वगैरह के लिए। तो दूसरे टाइप्स ऑफ ज़ूइड्स जो होते हैं इनको हम पॉलिप्स और मेडूसी कहते हैं। पॉलिप्स जो है इनकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है और मेडूसी जो है ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। और ये जो है ये भी पॉलीमॉर्फिज्म में जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर या मुख्तलिफ शेप के इंडिविजुअल है जिनको हम ज़ूइड्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रोडक्शन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की गई है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मीटाजेनेसिस इज़ आल्सो फाउंड इन सेलेंट्रेट्स। सेलेंट्रेट्स में जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मीटाजेनेसिस का फेनामिना भी पाया जाता है। इन दिस फेनामिना द एसेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट सेक्सुअल जनरेशन, यानी एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, दूसरी बार फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये एक दूसरे के बाद जो है वो रिपीट होते हैं। ये साइकिल में जो है ये रिपीटिशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो चलता रहता है। फॉर एग्जांपल इन ओबीलिया द पॉलिप प्रोड्यूस अ मेडूसी एंड अ मेडूसी प्रोड्यूस पॉलिप। एक मेडूसा जो है वो पॉलिप को प्रोड्यूस करेगा और पॉलिप जो है वो मेडूसा को प्रोड्यूस करेगा, यानी एक दूसरे के बाद जो है अल्टरनेटिवली आते रहते हैं। द पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल जो है पॉलिप जो ऑर्गेनिज्म होता है यह भी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्लास्टोस्टाइल जो है बन जाता है जब ये मैच्योर हो जाता है। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर जो है ब्लास्टोस्टाइल जो कि पॉलिप का हिस्सा है उसके अंदर जो है वो इस तरह बर्ड्स मेडूसा के बर्ड बन जाते हैं और उस बर्ड से जो है फिर सासर शेप, सासर जो है वो प्रिच को कहते हैं जिसमें हम कप रखते हैं, तो सासर शेप अम्ब्रेला शेप जो है मेडूसी जो है उससे निकल आते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। ये मेडूसी जो है फ्री लिविंग होते हैं, ये पानी में तैरते रहते हैं और मेल मेडूसी भी होते हैं, फीमेल मेडूसी भी होते हैं। हर एक में अपने गोनेड्स होंगे, टेस्टिस और ओवरीज होंगे और एक मेडूसी जो है स्पर्म पैदा करेगा, दूसरा मेडूसी जो है एग्स पैदा करेगा। उनकी जो है आपस में फर्टिलाइजेशन पर हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एक प्लेनुला लार्वा जो है उससे बन जाता है। प्लेनुला लार्वा जो है वो मूवमेंट करता है और कहीं पर अटैच हो जाता है, उससे पॉलिप बन जाता है। तो इसी तरह ये पॉलिप जो है मज़ीद जो है वो आगे फिर मेडूसा को पैदा करेगा। मेडूसा जो है वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, स्पर्म और एग और फर्टिलाइजेशन, और फिर इस तरह प्लेनुला लार्वा और फिर पॉलिप बनेगा। तो ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। अच्छा, डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारे साथ क्या है, ये एक पॉलिप है। ये असल में ओबीलिया की जो है लाइफ साइकिल दिखाई गई है। ये हमारे साथ एक ट्यूब शेप जो है पॉलिप है, मैच्योर पॉलिप है। इसके अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये ब्लास्टोस्टाइल है और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर जो है इस तरह रेड कलर में आपको जो है मेडूसा के बर्ड नज़र आएंगे। मेडूसा के बर्ड बन जाते हैं, ये मैच्योर होकर उससे मेडूसा बन जाता है। एक मेडूसा जो है इसने फीमेल मेडूसा जो है प्रोड्यूस कर दिए हैं और ये जो है मेल मेडूसा कहीं और से या इस पॉलिप से या किसी और पॉलिप से जो है मेल मेडूसा भी आएंगे और फीमेल मेडूसा एक प्रोड्यूस करेगा और मेल मेडूसा जो है ये स्पर्म पैदा करेगा। तो दोनों का मिलाप जो है जायगोट हमें देगा। जायगोट जो है 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, डिवीजन इसमें होगी, फिर 4 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टुला बनेगा हमारे साथ। ब्लास्टुला जो है उससे आगे जो है प्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा बन जाएगा और ये लार्वा जो है प्लेनुला लार्वा अटैच हो जाएगा, सेटल हो जाएगा और इससे एक पॉलिप बनेगा। पॉलिप जो है वो डेवलप होगा और फुली डेवलप पॉलिप जो है वो मज़ीद मेडूसा पैदा करेगा और इस तरह मेडूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर यहाँ पर पॉलिप बनेगा और पॉलिप में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह दे अल्टरनेट, दे रिपीट आफ्टर ईच अदर।
तो ये साइकिल इस तरह जारी रहता है। कुछ और भी हमारे साथ इस तरह डायग्राम्स है, इनके जो लाइफ साइकिल है वो आपको नज़र आएंगे। ये जो है हमारे साथ एक पॉलिप है, तो इस पॉलिप के अंदर जो है मेडूसा के बर्ड इस तरह आपको नज़र आएंगे और हर एक बर्ड से जो है एक मेडूसा बनेगा हमारे साथ। तो ये भी वही डायग्राम है, ब्लैक एंड वाइट में आपको दिखाया गया है। इसके अलावा जो है इसमें आपको ये स्पर्म और ये एग वगैरह, फर्टिलाइजेशन, ज़ायगोट, ये जो है कंप्लीट जो है वो दिखाया गया है। तो ये हमारे साथ इसकी एग्जांपल्स हो गई, ये इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जो साइकिल, लाइफ साइकिल हो गया, ओबीडिया या दूसरे जो हमारे साथ सेलेंट्रेट्स हैं, ये क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेंट्रेट जो है क्या है, ये इंसान के लिए कारआमद है, फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो ये जो हमारे साथ सेलेंट्रेट्स है या नाइडेरियन है, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोरल रीफ्स जो है ये बनाते हैं। कोरल्स जो है ये कोरल रीफ्स जो है ये वाटर बॉडी, समंदर के अंदर जो है, ओशंस के अंदर हमारे साथ ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, सेलेंट्रेट्स होते हैं, इनके जो स्केलेटन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। वहाँ पर जो एक जगह पर ये जो है इनकी बहुत ज़्यादा कॉलोनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उनके जो स्केलेटन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, वो एक जगह पर जो है वो इस तरह स्टोन्स रॉक्स से बना लेते हैं और उन स्टोन्स और रॉक्स के ऊपर, उसके अंदर, उसके नीचे, उसके करीब करीब दूसरे एनिमल्स जो है वो आते हैं और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये कोरल रीफ्स जो होते हैं ये बाज़ औक़ात इतने बड़े हो जाते हैं कि वाटर बॉडी के ऊपर भी आ जाते हैं और एक जज़ीरा सा बना लेते हैं। तो ये इंटरनल जो है रॉक्स है वाटर बॉडी के अंदर, जो इन सेलेंट्रेट्स के स्केलेटन से बने होते हैं, इनके एकमुलेशन से बने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा ये कहते हैं कि इकोसिस्टम पर लाइफ अंडर वाटर, पानी के अंदर जो जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन घर होता है, वहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स का दूसरा फ़ायदा यह है, प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज़ बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ वेव्स। समंदरों में और इस तरह ये जो ओशंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेव्स आते हैं, पानी की लहरें आती है, तो उन लहरों की शिद्दत और स्ट्रेंथ को जो है ये कोरल रीफ्स जो है वो कम करते हैं और रोकते हैं। साहिल पर जो आबादी होती है उन वेव्स, उन लहरों की शिद्दत से जो है कोरल रीफ्स वो आबादी को बचाते हैं। कोरल रीफ्स टीम विद डाइवर्स लाइफ, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स लाइफ होती है। ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो पूरे वाटर बॉडी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और इन कोरल रीफ्स के करीब करीब वहाँ पर जो है आपको ये डाइवर्सिटी मिलेगी, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज़म के टाइप्स, अक़साम मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो कोरल रीफ्स से हमें हासिल हो सकती है, कोरल रीफ से हम अपटेन कर सकते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। उनके बॉडी से हम बना सकते हैं, उन रॉक्स, उन स्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से हम मेडिसिन अपने लिए बना सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़म और रिक्रिएशन का भी सबब है। ऐसे कोरल रीफ्स की तरफ जो है लोग जाते हैं, समंदर का सफ़र करते हैं, ऐसे जज़ीरों पर जाते हैं, नीचे जो है सी डाइविंग करते हैं। तो ये जो है कोरल रीफ्स के फ़वाइद हो गए। जेली फ़िश एज़ फूड, जेली फ़िश जो है इनको लोग खाते हैं, इनको अपना खुराक बनाते हैं, लिहाजा ये जो है एक फूड सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, इंसान के लिए कारआमद है। और इससे जो है वो लोग जो है वो फाइनेंशियल या जो इकनॉमिकल फ़ायदे भी उठा सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। नंबर 3 पे लिखते हैं, ये एक इसका नुकसान है, इन ऑर्गेनिज़म का नुकसान है। सम ऑफ नाइडेरियंस आर पॉइजनस, कुछ नाइडेरियन ऐसे होते हैं जो पॉइजनस है, जिनके जिस्म के अंदर विनोम होता है। तो अगर सी डाइवर्स जो होते हैं वो उनके करीब चले जाते हैं तो उनके लिए जो है वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो है नाइडेरियंस आपको स्टिंग करे और अपने नेमाटोसिस को आपके जिस्म के अंदर जो है इंसर्ट करे और स्टिंग करे आपको, तो आपके जिस्म में विनोम की मकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो ये आपके लिए थ्रेट भी हो सकता है, ख़तरा भी हो सकता है, लिहाजा ये इसका एक नुकसान भी है। यह था हमारा आज के टॉपिक, जिसमें हमने नाइडेरियन या सेलेंट्रेट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपने तजावीज़ या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।